नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं आप सभी को झारखंड बोर्ड अपने यानी कि जेएससी का इकोनॉमिक्स का दोस्तों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। शॉर्ट वेरी शॉर्ट लॉन्ग मॉडल पेपर के दोस्तों। वो ये जो मॉडल पेपर है हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में इसके कंटेंट दिए जाएंगे और इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में दिया जाएगा। दोस्तों बहुत बच्चे होते हैं मॉडल पेपर को नहीं देखते, बिना मॉडल पेपर देखे एग्जाम देने चले जाते हैं तो उनका बहुत लॉस होता है। लॉस ये होता है कि वो अगर मॉडल पेपर को नहीं देखेंगे तो जान नहीं पाएंगे उनका एग्जाम कैसे आएगा। बोर्ड इसीलिए जारी करता है कि बच्चे जान सके उनका पेपर कैसे आने वाला है। और दोस्तों जो हमारा मॉडल पेपर है इसी से 30-35 के नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं हमारे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, यानी कि 30-35 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका मॉडल पेपर से एज इट इज आता है। जो मॉडल पेपर में दिया गया है वही आपके बोर्ड एग्जाम में दे दिया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने देखते हैं इस 2025-26 के जो हमारा मॉडल पेपर है उसको। अब इस मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। दोस्तों आपको पता है 30 नंबर के आपके बहुविकल्प पे प्रश्न आएंगे और 30 रहेंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न को, देखते हैं क्या है हमारा पहला एमसीक्यू। दोस्तों जो हमारा पहला एमसीक्यू है क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का वह यह है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि जो उत्पादन संभावना का वक्र की ढाल क्या है। जो हमारी उत्पादन संभावना होता है यानी कि जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है उसकी वक्र की ढाल कैसी होती है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाएं से दाएं, यानी कि लेफ्ट टू राइट हमारे जो कर्व होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का वो होता है। अगला हमारा है माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या शामिल है। तो दोस्तों इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि इनमें से सभी। यानी कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल प्राइस डेफिनेशन और स्मॉल यूनिट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। छोटी से छोटी इकाई, व्यक्तिगत इकाई और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण का हम इसमें अध्ययन करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें इनमें से सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा थर्ड एमसीक्यू है व्हिच आर अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि जो एक अर्थव्यवस्था होती है उसकी केंद्रीय समस्या क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कब सभी, यानी कि संसाधन का आवंटन, आर्थिक विकास, संसाधनों का कुशलतम उपयोग, ये सभी क्या है, ये ऑल ऑफ दिस जो है क्या है हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसकी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। 3 मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये तीनों मेजर प्रॉब्लम्स यहाँ पर दी गई हैं। तो हमारे जो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जनरली एन इनडिफरेंस कर्व इज, यानी कि आमतौर पर एक उदासीनता का वक्र है, यानी कि उदासीनता वक्र कैसा होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूल बिंदु की ओर उत्तल, यानी कि कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। ठीक, यानी कि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है, यानी कि मूल बिंदु की ओर हमारा मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है जो हमारा उदासीनता कर्व होता है। जो हमारे कर्व होते हैं इनके हमसे बहुत सारे मतलब ढाल पूछे जाते हैं, इसका ढाल कैसे होगा, तो जितने भी कर्व हैं उसका ढाल आप याद कर लीजिएगा। अगला हमारा एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है जनरली द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज, यानी कि जो डिमांड कर्व का यानी कि जो हमारा आमतौर पर एक मांग का वक्र की ढाल है वो कैसी होती है। ढाल मतलब जो हमारा स्लोप होता है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक, यानी कि जो स्लोप होता है डिमांड कर्व का वो पॉजिटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इन द 5th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यूटिलिटीज रिलेटेड टू, यानी कि उपयोगिता किससे संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मानव आवश्यकता की संतुष्टि से, यानी कि सेटिस्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट्स। ऑप्शन नंबर सी इसमें यूटिलिटी वाले में सही है, क्योंकि जो यूटिलिटी है वो मानव आवश्यकता की संतुष्टि से संबंधित है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैंने इसे बड़ी मेहनत से बनाया है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो बताइए, मतलब एक बार ही बता दीजिएगा कि मैं इंग्लिश में अपना जो आगे का पेपर है उसे लाऊं या ना लाऊं, क्योंकि दोनों स्टूडेंट हैं इसमें ना, इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले। तो हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले अगर दोनों हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि मैं अपने जो आगे के क्वेश्चन पेपर्स लाऊं, जो आगे के एमसीक्यूज कराऊं, जितने भी वीडियो आगे के झारखंड बोर्ड के, तो उसमें मैं हिंदी में पढ़ाऊं या इंग्लिश में या दोनों में पढ़ाऊं। तो आप प्लीज़ एक बार हमें बताइएगा कि हम किस में वीडियो लाएँ। हमारा अगला प्रश्न है जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड नेसेसरी गुड्स इज, यानी कि इलास्टिसिटी फॉर द ऑफ द डिमांड्स फॉर नेसेसरी गुड, यानी कि जो हमारे आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है वो कैसी होती है। मतलब जो हमारी आवश्यक वस्तुओं की जब हम मांग की लोच बनाते हैं तो वो कैसा रहता है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा, इकाई से कम, यानी कि क्या रहता है हमेशा लेस देन यूनिटी। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इन दी प्रोडक्शन फंक्शन इन दी प्रोडक्शन प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ। तो इसमें पूछा जा रहा है, हिंदी मीडियम वाले सुन ले, उत्पादन
फलन में उत्पादन किस प्रकार का फलन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्पादन के साधन, यानी कि जो उत्पादन फलन होता है किसका फलन होता है? ये उत्पादन के साधन का फलन होता है, यानी कि बी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि हमारा 9th क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मनी कॉस्ट, यानी कि मनी कॉस्ट में यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक लागत में शामिल है? मौद्रिक लागत में इसमें से कौन सा शामिल है चारों में से? तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अस्पष्ट लागत, यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यानी कि जो हमारे अस्पष्ट लागत होता है वो हमारे मौद्रिक लागत में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर लागत नहीं है? तो हम सभी जानते हैं जो हमारे कच्चे माल की लागत होती है और क्या होती है वो स्थिर लागत नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कच्चे माल की लागत सही है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट बिकॉज द प्राइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज ऑलवेज नॉट फिक्स्ड। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, if other problems are remaining same, the quantity supply of a good increase by 6% due to an increase in its price by 5%, what will be the value of price elasticity of supply, यानी कि हिंदी में बोले तो यदि अन्य बातें समान है तो किसी वस्तु की कीमत 5% की वृद्धि के कारण उस वस्तु की मात्रा में 6% की पूर्ति की गई है तो पूर्ति की कीमत लोच का मूल्य क्या होगा? तो यानी कि हम इसमें जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है सप्लाई की इलेक्ट्रिसिटी पूछा जा रहा है, यानी कि प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई पूछा जा रहा है, तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1.2, यानी कि 1.2 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन 11। अगला हमारा प्रश्न है, इन शॉर्ट रन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म सफर लॉस व्हेन, यानी कि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को हानि होती है तब, यानी कि कब एक अल्पकाल में क्या होती है जो पूर्ण प्रतियोगी फर्म होती है उसको हानि होती है। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा, जो कि है व्हेन पी इज ग्रेटर देन एस, यानी कि द फोर्थ ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, इफ द मार्केट डिमांड एंड market supply of a good are respectively D and S, then the market equilibrium can be so by which of the following situation, यानी कि हिंदी में बोले तो यदि बाजार की मांग और एक अच्छे की बाजार की पूर्ति क्रमशः D और S है तो बाजार संतुलन को निम्नलिखित बिंदुओं में से किस स्थिति में दिखाया जा सकता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा इसमें जो है ए, यानी कि D इक्वल टू यस, इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट है। हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज, इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई द टेंडेंसी ऑफ द प्राइस ऑफ अ गुड इज, यानी कि एक्सेस सप्लाई के केस में यानी कि पूर्ति की अधिकता की स्थिति में एक वस्तु की कीमत की प्रवृत्ति है, यानी कि जब पूर्ति की अधिकता हो जाती है यानी कि जब सप्लाई ज़्यादा हो जाता है तो जो कोई वस्तु होता है उसकी कीमत कैसी रहती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, बढ़ती है, नहीं बढ़ती है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि कमी। जब हमारी क्या हो जाएगी किसी चीज़ की पूर्ति की अधिकता हो जाएगी यानी कि किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा रहेगी तो उसका जो हमारा कीमत है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी टू फॉल सही हो जाएगा। किसी भी कीमत में कमी आ जाएगी अगर उसकी वस्तु की जो मतलब सप्लाई है ज़्यादा होने लगेगी। सपोज दैट अगर बाजार में अभी आलू ज़्यादा आने लगे, जैसे सीजन में सप्लाई ज़्यादा हो जाती है आलू के सीजन में ना, तो उस समय क्या होता है जो आलू की सप्लाई की वजह से जो आलू का दाम होता है बहुत नीचे चला आता है, लेकिन जब उसका आलू का सीजन नहीं रहता है तो उसमें क्या रहता है उसकी मांग जो होती है बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका सप्लाई नहीं रहता है। तो इसमें ही पूछा जा रहा है जब पूर्ति ज़्यादा रहती है तो वस्तु की कीमत क्या होती है, तो कमी आ जाती है वस्तु की कीमत में, ठीक, और जब पूर्ति कम रहती है तो वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, in the situation of free entry at exit of firm the market price is always equal to, यानी कि फर्मों के मुक्त प्रवेश तथा निकास की स्थिति में बाजार मूल्य हमेशा बराबर होता है। तो इसमें हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम सीमांत लागत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, फॉलोइंग फिगर शो, यानी कि निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है, जो चित्र दिया गया है क्या दर्शाता है? इस चित्र से आप क्या मतलब निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यहाँ पर देखेंगे तो चित्र में क्या है, यहाँ पर प्राइस लिखा गया, यहाँ पर डी है, यहाँ पर एक्स है मतलब एक्स एक्सिस, और नीचे लिखा गया क्वांटिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की मात्रा। तो ये जो चित्र हमें क्या दर्शाता है, ये चित्र हमें दर्शाता है पूरी तरह से लोचदार मांग, यानी कि ऑप्शन नंबर
बी परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। ठीक, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड जो पूरी तरह से लोचदार मांग है उचित इसी को दर्शाता है। ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप यहाँ से थोड़ा सा अंदाजा लगा लीजिए कि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, यानी कि 17वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ अ फर्म इन मोनोपोली, यानी कि जब एकाधिकार में फर्मों की संख्या कितनी होती है। एकाधिकार से आप जान लीजिए, जब एकाधिकार रहता है तो फर्मों की संख्या एक रहती है। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें हमारा जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा फर्में होती हैं एकाधिकार की संख्या में एक ही रहती है। मतलब एकाधिकार का मतलब है कोई भी चीज ऐसा है जिसका प्रोडक्शन सिर्फ एक फर्म कर रही है। तो ठीक, तो इसमें फर्मों की संख्या क्या रहेगी मोनोपोली में, मोनोपोली में जो फर्मों की संख्या रहती है वो एक ही रहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जो आर्म्स इंडस्ट्री है उसमें एक ही फर्म है। ठीक, और जितने भी हमारे मतलब ऐसे कुछ सेक्टर हैं जैसे कि जिसमें क्या है गवर्नमेंट की पूरी मोनोपोली है, यानी कि मोनोपोली मतलब जैसे रेलवे देख सकते हैं, रेलवे कोई और थोड़ी ना चलाता, सिर्फ गवर्नमेंट चलाती है। तो इसका मतलब एक अधिकार है, उसमें कितनी फर्म है, सिर्फ एक फर्म है, सिर्फ गवर्नमेंट है उसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कार्ड, यानी कि स्थिर पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी मूल्यह्रास, यानी कि डिप्रेशन। इंग्लिश में बोले तो डिप्रेशन, हिंदी में बोले तो मूल्यह्रास। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, द मार्केट स्ट्रक्चर इन व्हिच देयर आर ओनली 2 फर्म्स इज कॉल्ड, यानी कि बाजार की संरचना जिसमें केवल 2 फर्म होने कहा जाता है। जब एक फर्म हो, यानी कि जब केवल 1 फर्म होता है तो हम बोलते हैं मोनोपोली। अब जब 2 फर्म होता है तो हम क्या बोलते हैं, डिओपोली, यानी कि द्वि अधिकार। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, डिओपोली यानी कि द्वि अधिकार इज करेक्ट। यानी कि जब 2 फर्म होगी तो हम क्या बोलते हैं उसको, द्वि अधिकार, और जब हम एक फर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, तो एकाधिकार, यानी कि मोनोपोली और डुओपोली। इसमें हमारा डुओपोली करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, व्हिच वन इज इंक्लूड द सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सेकेंडरी सेक्टर को इंक्लूड करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि विनिर्माण। विनिर्माण क्या है, विनिर्माण इज अ सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि विनिर्माण एक द्वितीय क्षेत्र है। अगला प्रश्न है हमारा, मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड विद, यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो मौद्रिक नीति है, किससे संबंधित है। तो हम सभी जानते हैं जो मौद्रिक नीति है वो हमारी संबंधित है खुले बाजार परिचालन से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए ओपन मार्केट ऑपरेशन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा, किन्सियन मल्टीप्लायर एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि किन्सियन का जो गुणक के बीच संबंध स्थापित करता है, किन्सियन गुणक किसके बीच में संबंध स्थापित करता है। जो किन्सियन गुणक है दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो हमारे जो निवेश है और आय है उसमें संबंध स्थापित करता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। ऑप्शन नंबर ए यानी कि निवेश और आय इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हीट इज एन इंटरमीडिएट गुड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गुड, यानी कि किस ये तो बहुत ही आसान मतलब क्वेश्चन दे दिया है, गेहूं निम्नलिखित में से किस सामान के निर्माण का एक मध्यवर्ती वस्तु है। तो हम सभी जानते हैं चपाती, यानी कि रोटी बनाने में भी गेहूं का इस्तेमाल किया जाता है, बिस्कुट में भी और ब्रेड में भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि जो मतलब मैन्युफैक्चर किया जाता है वस्तुओं को ना, तो उसमें जो हमारा आटा है वो ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें क्या किया जाता है, एक मध्यवर्ती वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे कोई भी बता सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज, यानी कि जो एग्रीगेट कुल मांग का मुख्य घटक है, यानी कि जो कुल मांग होता है उसके घटक क्या क्या हैं। तो दोस्तों हम सभी को पता है जो कुल मांग है उसके घटक होते हैं दोस्तों हमारा, इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है, निवेश। यानी कि जो निवेश होता है वो क्या है दोस्तों, कुल माफ करिएगा दोस्तों, इसमें हमारा हाँ नहीं, ऑप्शन नंबर सी इन्वेस्टमेंट ही सही है, क्योंकि दोस्तों जो निवेश होता है वो क्या है दोस्तों, कुल मांग का मुख्य घटक है, यानी कि इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, इफ एमपीसी इज इक्वल टू 0.5 एंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज ₹100 करोड़, देन इनकम जनरेशन इन द इकोनॉमी विल बी, यानी कि यदि एमपीसी 0.5 है और प्रारंभिक निवेश 100 करोड़ रुपए है तो अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि होगी। तो जब दोस्तों एमपीसी 0 है और निवेश 100 करोड़ रुपए है, दोस्तों हम सभी को पता है तो अर्थव्यवस्था में जो आय में वृद्धि होगी दोस्तों 200 करोड़ की होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 200 करोड़ आर करेक्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 26 है, वह है व्हिच वन इज द करेक्ट मेजर ऑफ डिफिशिएंट डिमांड, यानी कि कमी की मांग के लिए कौन सा सही उपाय है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों ए और बी, दोनों ए क्या है दोस्तों इसमें करेक्ट है, बोथ ए और बी आर
करेक्ट इन दिस सिचुएशन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द डेवलपिंग इकोनॉमीज, यानी कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं, यानी कि जो हमारे विकसित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, विकास मतलब विकासशील अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, उनके लिए कौन सा बजट सबसे अधिक उपयुक्त होता है। तो दोस्तों इसमें सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, घाटे का बजट, यानी कि डेफिसिट बजट इज द बेस्ट फॉर द डेवलपिंग इकोनॉमीज, यानी कि जो हमारे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं होती है उनके लिए सबसे उपयुक्त बजट होता है घाटे का बजट। ऑप्शन नंबर ए इस वाले क्वेश्चन में करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा, दोनों क्वेश्चन हमारे बजट से हैं। अगर आप सबको नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपको मैंने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके सारे एमसीक्यू करा रखे हैं, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारा सेमेस्टर अर्थशास्त्र है उसके सारे एमसीक्यू प्रश्न मैंने एक वीडियो में करा रखे हैं, जो कि लगभग 1 घंटे का वीडियो हो, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराए हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। और दोस्तों आपको मैं ये भी बता देता हूँ, मेरे चैनल पे हिंदी मीडियम में इकोनॉमिक्स पढ़ाए जाते हैं, तो हिंदी मीडियम वाले छात्र हमारे चैनल पे जाकर इकोनॉमिक्स की वीडियो देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा बजट से ही है, बजट मैंने अपने चैनल बड़े अच्छे से पढ़ाया है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द एक्सपेंडिचर व्हिच डज नॉट क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, यानी कि जो वह सरकार के लिए परिसंपत्ति नहीं बनाता है उसे कहा जाता है, यानी कि ऐसा खर्चा या ऐसा व्यय जो सरकार के लिए परिसंपत्ति नहीं बनाता है उसको हम क्या कहते हैं। दोस्तों उसको हम कहते हैं राजस्व व्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज करेक्ट, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करता है, सरकार के लिए परिसंपत्ति नहीं बनाता है। लेकिन कैपिटल क्या करता है, कैपिटल व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है, सरकार के लिए संपत्ति बनाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, बजट में इंक्लूड यानी कि बजट में शामिल हो सकता है। तो हम सभी को पता है इसमें हमारा होगा तो जो ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी, क्योंकि बजट में राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, मौद्रिक घाटा ये सभी शामिल होता है। तो ये सभी जो है रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी मतलब रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है हमारा, बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, व्यापार संतुलन क्या है। तो दोस्तों हम सभी को पता है जो व्यापार संतुलन होता है वो दृश्य वस्तुओं का निर्यात माइनस दृश्य वस्तुओं का आयात होता है, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव का सेक्शन खत्म हुआ, यानी कि सारे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म हुए। अब अपने सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि खंड का की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अब दोस्तों अब हम शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और अब जितने भी हमारे क्वेश्चन है सब्जेक्टिव के उनको देखेंगे। दोस्तों पहले हम देखेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। दोस्तों जो आपका वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन आएगा वो 12 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें आपको 6 क्वेश्चन करने रहते हैं, 150 शब्दों में अधिकतम, यानी कि 150 शब्दों में अपना उत्तर देना रहेगा और आपको 6 क्वेश्चन करने रहेंगे, ठीक। और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और 12 मार्क्स का आपका जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है पूछा जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, स्थानपन्न और पूरक वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि डिफरेंशिएट बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड स्थानपन्न वस्तुएं क्या होती है और हमारी जो पूरक वस्तुएं होती हैं ये क्या होती है, इनको हमें बताना है। तो दोस्तों पहले हम देखेंगे हिंदी मीडियम में स्थान पूरक वस्तुएं क्या होती है। स्थानपन्न वस्तुएं, दोस्तों स्थानपन्न वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जिनका उपयोग एक दूसरे के साथ किया जा सकता है, जैसे कि चाय और कॉफी, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड गुड्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर सच एज टी एंड कॉफी, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनका हम क्या कर सकते हैं, अगर एक चीज ना मिले तो उसके स्थान पर हम दूसरी चीज का उपयोग कर सकते हैं। सपोज दैट अगर चाय की कीमत बढ़ गई तो हम कॉफी पी सकते हैं, यानी कि मान लीजिए चाय है मार्केट में, उसकी प्राइस बहुत हाइक हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो हम क्या करेंगे, कॉफी पी लेंगे, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं उसकी जगह पर कोई दूसरा चीज यूज कर सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं, अगर हम किसी चीज को क्या कर सकते हैं, किसी दूसरी चीज की जगह पर यूज कर सकते हैं तो उसे को बोलते हैं स्थानपन्न वस्तुएं, जैसे कि चाय और कॉफी। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया, पूरक वस्तुएं क्या होती है, ये बताता हूँ आपको पूरक वस्तुएं क्या है। पूरक वस्तुएं हिंदी वाले देखेंगे, पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो एक साथ उपयोग की जाती हैं, जैसे कार और पेट्रोल। पूरक मतलब क्या होता है, दोनों एक साथ उपयोग की जाती हैं, मतलब एक अगर न रहे तो दूसरे का कोई अर्थ ही नहीं है एक रूप से। पूरक वस्तुएं के रूप में देख सकते हैं, जैसे कार और पेट्रोल। कार पेट्रोल क्या है, दोनों एक साथ यूज की जाती है, ठीक। पेट्रोल न रहे तो कार कैसे चलेगी, ठीक। तो पूरक वस्तुएं वो हैं जो एक दूसरे के साथ उपयोग की जाती है। इंग्लिश वाले देखेंगे कम्प्लीमेंट्री गुड्स, गुड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर सच एज कार एंड पेट्रोल, ठीक। दोस्तों अभी तक मैंने आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आप सबको पढ़ाने के लिए झारखंड बोर्ड वाला वो इकोनॉमिक्स। और दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो मैंने झारखंड बोर्ड वालों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया, जो थंबनेल मैंने यहाँ पर लगाया, देख लीजिए, जिसमें मैंने झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट की 25
2024 और 2023 के जितने भी हमारे एमसीक्यू आए थे दोस्तों, अर्थशास्त्र के सारे एमसीक्यू मैंने मतलब एनालाइज किए, और पिछले सारे एमसीक्यू जितने हमारे पूछे गए पिछले सालों में, पिछले 3 सालों में, उन सारे एमसीक्यू का मैंने एक वीडियो बनाया। इन जो एमसीक्यू थे, हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे, मैंने बोला था अगर इसे पढ़ के जाओगे तो इससे बाहर मतलब कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि परीक्षा में यही एमसीक्यू आएंगे। और आपको विश्वास नहीं होगा, आप जाके देख लीजिएगा, जब भी आपके साइंस वालों और कॉमर्स वालों का इकोनॉमिक्स का एग्जाम हुआ है 4 तारीख को, 4 तारीख में सारे यही एमसीक्यू पूछे गए जो मैंने यहाँ पर कराए हैं। अगर आपको नहीं विश्वास है तो जाइएगा, आप देखिएगा, जो मैंने वीडियो बनाई है, इस वीडियो में पीडीएफ दिया है, इसके नीचे पीडीएफ है, जितने क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कराए हैं इसके डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके देख सकते हैं कि जो आपका 4 तारीख का मतलब क्वेश्चन पेपर है उससे आप मैच करेंगे तो सारा का सारा जितना एमसीक्यू आया है इसी वीडियो से आया है। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हैं तो दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, आपका एक भी एमसीक्यू नहीं छूटेगा। अगर 30 नंबर का एमसीक्यू आता है तो मान लीजिए आप 25 से 28 नंबर का तो इसी से सीख लेंगे, और 2 नंबर का अगर खुद से कर देंगे तो आप 30 में 30 पाएंगे एमसीक्यू में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो को जाइए, आप अच्छे से देख लीजिए। और वो बच्चे जिनकी हम सेमेस्टर अर्थशास्त्र कमजोर है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कमजोर है, उनके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें से मैंने सेमेस्टर अर्थशास्त्र के ऑब्जेक्टिव कराए हैं। उसकी भी वीडियो की लिंक मैं नीचे दे दूंगा। इसका थंबनेल इस तरह है, अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे देखेंगे तो आपको इस तरह एक वीडियो मिलेगी। इसको आप जाकर देख सकते हैं जिनका मैक्रो इकोनॉमिक्स कमजोर है, या जो बच्चे मैक्रो इकोनॉमिक्स के ढेर सारे एमसीक्यू करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये 2 वीडियो अगर आप देख के जाएंगे, जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसमें आपका एक भी एमसीक्यू गलत नहीं होगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। आगे के जो वीडियो हैं आप उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में चाहते हैं कि सिर्फ हिंदी मीडियम में चाहते हैं, इसको भी कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मांग के नियम में कोई दो अपवाद बताइए, यानी कि राइट एनी टू एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। गिरफिन गुड्स पहला हो गया इसका, यानी कि घटिया वस्तुएं जो होती हैं, और जो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती हैं जैसा कि हीरा, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब मांग के मतलब नियम में दो अपवाद हैं। गिरफिन गुड्स एंड स्टेटस सिंबल गुड्स सच एज डायमंड्स, ये सब क्या है दोस्तों, मांग के नियम में क्या है, अपवाद है। चाहे जो भी हो जाए, अगर हमारे मांग का नियम क्या कहता है, जब मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, और जब प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा, जो मतलब जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो उसका क्या होता है, प्राइस भी बढ़ जाता है, ठीक। और सप्लाई भी बढ़ती है ज्यादा तो उसका प्राइस कम हो जाता है। तो ये दो वस्तुएं जो है, एक डिमांड डायमंड जैसी वस्तुएं जो हैं और जो घटिया वस्तुएं होती हैं, इनकी डिमांड क्या होती है, इनकी डिमांड हमेशा इंसान करता रहता है। क्या है, मांग का अपवाद है। मान लीजिए आप ये बहुत महंगी भी हो जाती है डायमंड जैसी वस्तु, लेकिन तब भी इसका क्या करते हैं लोग, प्रतिष्ठा सूचक वस्तु समझकर, यानी कि स्टेटस सिंबल समझकर क्या करते हैं, इसको खरीदते रहते हैं। ठीक दोस्तों, तो मांग के जो नियम के अपवाद हैं, ये दो अपवाद है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्ति की लोच से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई यानी कि पूर्ति की लोच हमें इसमें बताना है, उसका मतलब क्या है। तो हिंदी वाले देखेंगे पहले, कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति की मात्रा में होने वाली प्रतिशत परिवर्तन को माप को पूर्ति की लोच कहा जाता है। यानी कि जो कीमत में परिवर्तन होता है, कीमत में परिवर्तन के कारण जो पूर्ति की मात्रा में क्या होने वाला है, प्रतिशत परिवर्तन की मात्रा को हम क्या कहते हैं, पूर्ति की लोच कहते हैं। इंग्लिश वाले समझ लेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई रिफर द मेजर्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, यानी कि क्वांटिटी सप्लाई परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी सप्लाई में कितना फर्क आया है ड्यू टू हमारे सप्लाई चेंज से, चेंज इन प्राइस से। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम बोलते हैं पूर्ति की लोच, या बोलते हैं हम जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के किन्हीं दो कार्यों को उल्लेख करें, यानी कि मेंशन एनी टू फंक्शन ऑफ दी मनी। मनी का फंक्शन तो आता आता है, या तो मनी के बारे में आपके आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा तो आप मनी जरूर पढ़ लीजिएगा, मनी के फंक्शन। ठीक, यहाँ पर मैंने मनी के दो फंक्शन लिखे हैं। पहला विनिमय का माध्यम, यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हम इससे क्या कर सकते हैं, किसी चीज को खरीद सकते हैं। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है हमारा जो मुद्रा है, पहला हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और अगला है मूल्य का मापक, यानी कि मेजर ऑफ वैल्यू, हम किसी भी चीज को माप सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको गाड़ी लेना है, तो आप जान सकते हैं कि आपकी गाड़ी 20 लाख की पड़ेगी, 30 लाख की, कितने की पड़ेगी। अगर आपको सेब खरीदना है तो आपको ये भी पता चल जाएगा आपका सेब 80 रुपए किलो है कि 100 रुपए किलो है। यानी कि क्या करता है, मूल्य को माप देता है। ठीक, यानी कि मूल्य का मापक होता है, चाहे जैसी वस्तुएं हैं सबकी क्या करता है, मूल्य को माप देता है, यानी कि मेजर ऑफ वैल्यू। तो दोस्तों ये दो कार्य थे मुद्रा के। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्व घाटा क्या है, व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट। अब इसमें हमें राजस्व घाटा बताना है। देखिए इसमें राजस्व घाटे की डिफिनेशन नहीं पूछा है ना, लेकिन आप अगर आपको पता रहे इसमें राजस्व घाटे की डिफिनेशन, तब भी आप लिख दीजिएगा, तो उससे आपके नंबर यहाँ होंगे अच्छे आएंगे। इसलिए मैंने नीचे यहाँ पर राजस्व घाटे की डिफिनेशन भी लिखी है। पहले यही देखते हैं राजस्व घाटा क्या होता है। जब सरकार कुल राजस्व व्यय
जब सरकार का कुल राजस्व है उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। यानी कि क्या होता है, जब सरकार ज्यादा खर्चा करती है राजस्व के मामले में और राजस्व के मामले में कम क्या कर पाती है, आमदनी जुटा पाती है, तो उसी को बोलते हैं राजस्व घाटा। ठीक, सिंपली आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है, अगर सरकार ज्यादा खर्च कर रही है रेवेन्यू में और कम कमा पा रही है रेवेन्यू से, तो क्या होता है, इसे हम बोलते हैं राजस्व घाटा। ठीक, घाटा में आप सभी जान रहे हो, घाटा में आदमी क्या रहता है, मतलब देता ज्यादा है पाता कम है, तो इसलिए बोलते हैं इसको राजस्व घाटा। इंग्लिश वाले देखेंगे, व्हेन द गवर्नमेंट total revenue expenditure exceed its total revenue receipt, it is called revenue डेफिसिट। यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट कब कहते हैं, जब गवर्नमेंट का जब क्या होता है, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है एक्सीड कर जाता है टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट को, हम तब उसे बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। और रेवेन्यू डेफिसिट का आपको फार्मूला जरूर लिख के आना है, अगर आपको पता है, नहीं पता तो नहीं लिखेंगे तो कोई कुछ इसमें मतलब आपका नंबर कटने नहीं वाला है, लेकिन अगर लिख देंगे तो अच्छी बात रहती है। तो यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट का मैंने मतलब रेवेन्यू डेफिसिट का मैंने फार्मूला लिखा है, राजस्व घटक का जो सूत्र यह है, कुल राजस्व है यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कुल राजस्व प्राप्ति यानी कि टोटल रेवेन्यू। यानी कि जब टोटल एक्सपेंडिचर को हम माइनस कर देंगे टोटल रेवेन्यू से तो क्या होगा, हमारा राजस्व घाटा आ जाएगा। ठीक, राजस्व घाटा का सूत्र याद कर लीजिए, कभी कभी इस पे एक न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है। अगला प्रश्न है हमारा, न्यून मांग की परिभाषा दे, डिफाइन दी डिफिशियंट डिमांड। ठीक, तो नीचे मैंने न्यून मांग की परिभाषा लिखी है, जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्तर पर कुल पूर्ति से कम होती है तो उसे न्यून मांग कहते हैं। यानी कि जब पूर्ण रोजगार स्तर पर क्या होती है, जो हमारी कुल मांग होती है कुल आपूर्ति से कम होती है, तो इसी को हम बोलते हैं दोस्तों न्यून मांग, यानी कि बोलते हैं हम डिफिशियंट डिमांड। तो इंग्लिश वाले देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा, व्हेन एग्रीगेट डिमांड्स इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, इट इज कॉल्ड डिफिशियंट डिमांड। यानी कि जब एट द लेवल ऑफ मतलब जो हम बोलते हैं फुल, मतलब जो होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट या फुल क्या बोलते हैं दोस्तों, हम रोजगार बोलते हैं, जब पूरा रोजगार मिलता है अर्थव्यवस्था में और उस समय पर क्या होता है, जो हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है वो लेस देन होती है हमारी एग्रीगेट सप्लाई से, तो हम क्या बोलते हैं उसको, तो हम बोलते हैं डिफिशियंट डिमांड। अगला है हमारा, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है, व्हाट आर द इंटरमीडिएटरी गुड। मध्यवर्ती वस्तुओं का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो चीज हम क्या करते हैं, किसी चीज को बनाने में रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे रोटी बनाते समय हम आटे को क्या करते हैं, एक मध्यवर्ती वस्तु के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि रोटी के केस में जो हमारा आटा हो गया वो क्या हो गया, इंटरमीडिएटरी गुड्स हो गया। तो आइए इसको पढ़ते हैं, क्या है ये चीज। दोस्तों, वह वस्तुएं जिनका उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में या उसी वर्ष पुनः बेचने के लिए किया जाता है। यानी कि इंटरमीडिएटरी वस्तुएं क्या होती है, वह वस्तुएं होती है जिनका उपयोग क्या किया जाता है, कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया आटे का एग्जांपल देकर, या उसी वर्ष पुनः बेचने के लिए किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं बोलते हैं। इंग्लिश वाले देखेंगे एक बारी, goods that are used as raw material in the production process or for the resale within the same year called as intermediate goods। यानी कि intermediate गुड क्या होते हैं, जो गुड्स ऐसे होते हैं जो रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं या रिसेल करने के लिए यूज किए जाते हैं इस उससे उसी ईयर, उसी को हम बोलते हैं इंटरमीडिएटरी गुड्स। इसमें आप एग्जांपल भी लिख देंगे, लाइक चपाती में क्या, हमारा आटा। ठीक, और ब्रेड में भी आटा, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, एग्जांपल लिख सकते हैं। अगला अब हमारा यहाँ से चालू होता है शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न चालू होते हैं। हमारी वेरी शॉर्ट खत्म हुए, अब हम देखेंगे अपने इंपॉर्टेंट जो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे हैं। देखिए क्या है, यदि किसी वस्तु की कीमत 8 रुपए होने पर मांग 500 इकाई है और कीमत 6 रुपए होने पर मांग 600 इकाई हो जाती है, तो मांग की लोच ज्ञात कीजिए। यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन पूछ रहा है, इंग्लिश वाले देख लेंगे एक बारी, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज 8 एंड द डिमांड इज 500 units, and when the price of fall to 6, demand rises 600 unit, फाइंड द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, यानी कि जब हमारी एक किसी कमोडिटी थी की प्राइस 8 रुपए थी, तो उसका जो डिमांड था वो 500 यूनिट की उसकी डिमांड थी, लेकिन जब उसकी जो प्राइस है 6 रुपए हो गई, यानी कि उसका जो प्राइस गिर गया, तो उसका जो डिमांड है कितना हो गया, 600 यूनिट हो गया। तो इसका हमें क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए आप पहले P1 यानी कि अपना 8 लेंगे, क्या है प्राइस, पहले वाली जो प्राइस थी वो, ठीक, और पहले वाली जो क्वांटिटी थी वो, फिर उसको आप सॉल्व कर लेंगे ऐसे जिससे सॉल्व किया गया आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा, मांग की लॉस जो होगी, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड होगी इस क्वेश्चन में, वो होगी 0.8, यानी कि 0.8 इकाई से कम। तो लेस देन यूनिटी। ठीक, इसे आप याद रख लीजिएगा, लेस देन यूनिट। ठीक, तो ये जो आंसर आएगा हमारा इस क्वेश्चन का ही आंसर आएगा। मैं अगर आपको कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसको आप देख लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड से
एक ना एक क्वेश्चन आता है, चाहे न्यूमेरिकल में आ जाए या चाहे एमसीक्यू में न्यूमेरिकल के फॉर्म में दे दे। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, एकाधिकार की मुख्य तीन विशेषताएं बताइए, यानी कि स्टेट थ्री मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली में जो चीजें होती हैं उसे हमें बताना है, उसकी तीन हमें विशेषताएं बताना है। देखिए, केवल एक बाजार, यानी कि जो हमारा मोनोपोली होता है उसमें बाजार में केवल एक ही विक्रेता होता है। ठीक, माफ करिएगा, केवल एक ही बाजार नहीं, केवल एक ही विक्रेता होगा। जब हमारा मोनोपोली वाला बाजार होता है, यानी कि जिसमें एकाधिकार होता है जिस बाजार में, उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ एक ही विक्रेता होता है। कोई चीज बेच रहा है तो सिर्फ उसे एक ही व्यक्ति भेजेगा। जैसे कि भारत के केस में देखेंगे, रेलवे, रेलवे क्या है, सिर्फ भारत सरकार ही क्या करती है, चलाती है, और कोई नहीं चलाती है। यानी तो रेलवे क्या है, रेलवे पर भारत सरकार का मोनोपोली है, यानी कि सिर्फ एक ही क्या है, विक्रेता है। इंग्लिश वाले देखेंगे, देयर इज ओनली वन सेलर इन द मार्केट, यानी कि ओनली वन सेलर प्रेजेंट होता है। ठीक, इसीलिए हम उनको बोलते हैं मोनोपोली। मोनो मतलब एक, इसलिए वन, वन मतलब मोनो, तो मोनोपोली मतलब वहां पर सिर्फ एक सेलर है सप्लाई करने के लिए गुड्स को। अगला हो जाएगा हमारा, यहाँ पर तीन बोला है, तीन विशेषताएं ना, तो हमारी दूसरी विशेषता हो जाएगी, वस्तुओं का कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता है। यानी कि जो वस्तुएं होती है उनका कोई मतलब ऐसा कोई ऐसा वस्तु नहीं होता जो क्या कर सके, निकटवर्ती उसको प्रतिस्थापित कर सके। अगर वो ना मिले तो हम उसको दूसरा यूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल, रेलवे के केस में ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है जिसको हम क्या कर सकते हैं, रेलवे के जगह पर यूज कर सकते हैं। हाँ, हम बस को यूज कर सकते हैं, लेकिन बस ट्रांसपोर्ट उतना हमारा क्या है, रेलवे ट्रांसपोर्ट कितना फैला हुआ नहीं है, और रेलवे ट्रांसपोर्ट कितना फास्ट नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, इसमें कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता है। ठीक, यानी कि देयर इज नो क्लोजर सब्स्टिट्यूट टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि उसका प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है मोनोपोली में। जो है उसी को हमें क्या करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। और मोनोपोली की भाई बहुत बुरी बात यह है कि अगर मोनोपोली हो जाती है किसी चीज पे ना, तो चाहे अच्छा दे या बुरा हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में जब ऐसी चीज है तो हम उसका कोई कुछ थोड़ी ना कर सकते हैं। अगर उसका मन करेगा तो प्राइस बढ़ाएगा, उसका मन करेगा प्राइस घटाएगा। ये भी एक मोनोपोली की विशेषता है। क्या होता है, मोनोपोली में जब फर्म के मालिक होते हैं उनका ही क्या क्या चलता है, पूरा का पूरा वहां पर रुतबा चलता है। अगला प्रश्न है हमारा, नए फर्मों के प्रवेश पर कड़े प्रतिबंध होते हैं। मोनोपोली में क्या होता है, देयर आर स्ट्रिक्ट बैरियर टू द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म्स से एंट्री पर क्या होता है, बहुत ज्यादा बैरियर होता है। अब इसको आप एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, इसमें आपसे सिर्फ विशेषताएं भी पूछा है, लेकिन अगर आप इसका अच्छा सा मतलब प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं, अच्छे नंबर पाना चाहते हैं, तो आप इस एग्जांपल को भी दे सकते हैं कि भारत में वर्तमान में मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा यानी कि एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे में भारत सरकार का पूर्ण एकाधिकार है। ठीक, यानी कि जो मोनोपोली है इंडियन गवर्नमेंट की, वो एटॉमिक एनर्जी जैसे क्षेत्रों और रेलवे जैसे क्षेत्रों में है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर में लिख सकते हैं। अगर पूछा नहीं लेकिन तब भी लिख सकते हैं। मान लीजिए उसने पूछ लिया कि मोनोपोली के दो क्षेत्र बताइए भारत में, तो आप इसको तब भी लिख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मांग के नियम को सचित्र समझाइए, यानी कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ द डिमांड विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। यहाँ पे हमें विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम एक्सप्लेन करने को बोल रहा है, डिमांड के मतलब लॉ ऑफ डिमांड को। हिंदी में बोले तो मांग के नियम को। अब कुछ लोग को मांग का नियम ही नहीं पता होगा, तो आप जान लीजिए मांग का नियम क्या होता है। या कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि मांग के नियम को बताइए क्या है, सचित्र नहीं लिखता है, सिर्फ लिखता है समझाइए, मांग के नियम को समझाइए। तो अगर समझाइए बोलेगा तो आप इसे लिखिएगा, अगर बोलेगा सचित्र समझाइए तो मैं आपको जो अभी आगे बताऊंगा उसको आप लिखिएगा। ठीक, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, मांग का नियम कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। देखिए जो मांग का नियम है, इसका यह कहना है कि अगर मार्केट में सब चीज सामान्य है तो क्या होगा, अगर कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारा मांग घटेगी। मान लीजिए कोई चीज है उसकी कीमत बढ़ गई, मान लीजिए जो आपका मतलब वो है सोना, मतलब तो नहीं, सोना तो अपवाद है मांग के नियम का। अभी मैंने आपको बताया था ना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मांग के नियम का अपवाद है, यानी कि क्या है, एक्सेप्शन है। तो मांग का नियम ये कहता है, जैसे कि मान लीजिए आपकी गाड़ी है, वो क्या हो गई, उसकी कीमत बढ़ गई, उसकी कीमत हो गई 12 लाख से 15 लाख, तो क्या करेंगे आप, इसको नहीं लेंगे। यानी कि जब प्राइस बढ़ता है तो मांग का नियम ये कहता है कि उसकी जो मांग है वो घट जाएगी, डिमांड विल मतलब शॉर्ट आउट, मतलब खत्म हो जाएगी, अब बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि क्या हो गया, उसका प्राइस बढ़ गया है। तो मांग का नियम यही कहता है, अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो क्या होता है, जो हमारा उसकी डिमांड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब प्राइस घट जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। यानी कि मान लीजिए आपकी 12 लाख की जो गाड़ी थी वो 10 लाख की हो जाए, जैसे कि अभी हमारा हुआ था जब जीएसटी कम हुआ था, तो जीएसटी कम होने पे गाड़ियां सस्ती होने लगी थी। तो क्या हुआ, लोगों ने जा जाकर गाड़ियां खरीदी। इसका मतलब क्या है, जब कीमत घटती है तो क्या होती है, जो मांग होती है वो बढ़ जाती है। तो यही कहता है हमारा मांग का नियम। जिनको नहीं पता होगा, अगर ये प्रश्न ना आए सचित्र लिखने का, तो अब मतलब समझ में ना आए कैसे बनाना चाहिए, तो इसे भी आप लिख के आएंगे तो नंबर पूरा पाएंगे, नंबर में कमी नहीं आएगी। इसका लिख देंगे आप, द लॉ ऑफ द डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, डिमांड फॉल्स व्हेन प्राइस राइजेस एंड डिमांड राइजेस व्हेन प्राइस फॉल्स। यानी कि डिमांड लॉ बोलता है कि डिमांड राइजेस व्हेन क्या होता है, प्राइस
राइजेस, डिमांड फॉल व्हेन प्राइस राइजेस, अगर हमारा डिमांड क्या होगा तभी गिरेगा जब प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एंड डिमांड राइजेस, डिमांड कभी बढ़ेगा हमारा, प्राइस क्या होंगी, फॉल, जब प्राइस कम होंगी, जब किसी चीज की प्राइस बहुत कम हो जाएगी तो हमारा डिमांड उसका बढ़ जाएगा। ठीक, अब डिमांड के नियम का तो मैंने आपको बहुत बताया था पहले, अगर आपको नहीं याद है वीडियो पीछे करके देख लीजिए, मैं बार बार बताऊंगा नहीं आपको। अगला प्रश्न है, मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर ढलान वाला, ढलान लिए होता है, यानी कि जो डिमांड कर्व है इसका स्लोप जो होता है डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है, यानी कि इसका जो स्लोप होता है इस प्रकार का होता है। ठीक, अगर हम ऐसे मांग का नियम बनाएंगे तो इसका स्लोप क्या होगा, इस प्रकार होगा, डाउनवर्ड्स टू लेफ्ट टू राइट, यानी कि नीचे की तरफ ढलान वाला होता है। अब दोस्तों अब आइए बताता हूँ जो सचित्र वर्णन है मांग के नियम का, उसको कैसे करेंगे। दोस्तों मांग के नियम का सचित्र वर्णन कुछ इस प्रकार रहेगा, जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर यहाँ से चालू होगा। अगर आप सचित्र वर्णन आपको नहीं आ रहा, अगर आप वो भी लिख देंगे जो मैंने आपको पीछे बताया, तो भी आप पूरा नंबर पाएंगे, बस 1-2 नंबर आपको कम देगा। मांग का नियम यानी कि सचित्र वर्णन, इसका हम इस प्रकार करेंगे। देखिए पहले मांग तालिका क्या होती है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है। यदि किसी वस्तु की कीमत 10 है तो मांग 100 इकाई है, यानी कि अगर मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत क्या है, 10 रुपए है, तो उसकी डिमांड है या मांग है कितना है, 100 इकाई है। जैसे कि आप यहाँ पर हमारे जो इमेज है, जो हमारा चित्र है उसमें देख सकते हैं, यहाँ पर 10 यूनिट पर, यानी कि जब हमारा क्या है प्राइस 10 है, देख रहे हैं, तो हमारी जो यहाँ पर डिमांड है उसकी क्या है, 100 है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए है तो उसकी मांग 100 इकाई है। अगर कीमत 20 रुपए हो जाती है तो मांग घटकर क्या हो जाती है, 50 इकाई हो जाती है। अगर वहीं पर आप देखेंगे जब कीमत क्या हो गई, जब इसकी कीमत हो गई 20 रुपए यहाँ पर ऊपर, जब इसका कीमत चलाया तो उसकी जो मांग है वो भी घट गई, घट करके कितना हो गई, 20 से पर मतलब 50 यूनिट हो गई। ठीक, मतलब जब हमारी कीमत कम थी, जब हमारी कीमत कितना थी, जब हमारी कीमत की लगभग 10 रुपए, तो हम 100 यूनिट की डिमांड कर रहे थे, लेकिन जब 20 रुपया हो गया, यानी कि उसका जब प्राइस हो गया, जब बढ़ गया, तो क्या हो गया, तब हमने इसका क्या कर दिया, डिमांड जो है, इसका डिमांड हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं सचित्र, मांग वक्र यहाँ पर जो दिया गया है आप इसको ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर दिया है। ठीक है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आपको यही ग्राफ बनाना है जो मैंने यहाँ पर दिया है। आपके एग्जाम में आपको यही वाला ग्राफ क्या करना है, बनाना है। ग्राफ क्या बोले तो चित्र बोले, इस चित्र को आप बना के आएंगे, क्योंकि सचित्र लिखा है, चित्र मतलब, सचित्र मतलब चित्र के साथ। अब ये देखते हैं हमारा, इसमें पूछा जा रहा है, साधन के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल में अंतर बताइए, यानी कि डिफरेंशिएट बिटवीन रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल, यानी कि रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल क्या होता है, साधन के प्रतिफल और साधन के पैमाने के प्रतिफल क्या होते हैं, अंतर बताइए। देखिए अंतर बताइए वाले जितने प्रश्न आते हैं उनको आप चाहे तो टेबल में कर सकते हैं। टेबल मतलब ऐसे आप एक टेबल बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे साधन के प्रतिफल और एक तरफ क्या लिख देंगे, एक तरफ आप लिख देंगे पैमाने के प्रतिफल, यानी कि जो एक चीज इधर एक चीज इधर, फिर दोनों को ऐसे ऐसे लिख देंगे। लेकिन मैं तो बोलूंगा आपसे, अगर आपको टेबल बनाना नहीं आ रहा है, आपको कम आ रहा है, तो आप टेबल मत बनाइए, आप पैराग्राफ में लिखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर पैराग्राफ से लिख के समझाया। जैसा भी आप उचित लिखे वैसा लिखिए, नंबर कम नहीं आने चाहिए। आप कोई भी प्रश्न छोड़ के मत आइए, सब में आप थोड़ा थोड़ा लिख के आइए, जो नहीं आ रहा है उसमें भी थोड़ा सा लिख के आइए, उससे आपको नंबर मिलेगा। तो हम देखेंगे साधन के प्रतिफल क्या होते हैं दोस्तों, यह अल्पकालीन धारणा है जिसमें केवल एक साधन परिवर्तनशील होता है। जो साधन का प्रतिफल होता है इसमें क्या होता है, साधन का सिर्फ एक मतलब जो हमारा साधन होता है, सिर्फ उसका एक मतलब जो पक्ष होता है वो क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील का मतलब क्या होता है, चेंजेबल होता है या वेरिएबल होता है। एक क्या है, अल्पकालिक धारणा है, यानी कि एक छोटे समय के लिए क्या होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है। तो इंग्लिश वाले देखेंगे, रिटर्न्स टू अ फैक्टर इट इज अ शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट। ठीक, शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट का मतलब एक शॉर्ट टाइम के लिए कॉन्सेप्ट है। वेयर ओनली द फैक्टर, ओनली वन फैक्टर वेरिएबल, यानी कि यहाँ क्या होता है, सिर्फ एक फैक्टर क्या होता है, वेरिएबल होता है। रिटर्न्स टू अ फैक्टर, और पैमाने के प्रतिफल यानी कि रिटर्न्स टू स्केल, यह दीर्घकालीन अवधारणा है, यानी कि क्या है, पहला ये दीर्घकालीन अवधारणा है जिसमें सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे फैक्टर्स होते हैं सब क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। इट इज अ लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट, वेयर एज ऑल फैक्टर ऑफ रिप्रोडक्शन आर वेरिएबल, यानी कि हम सब फैक्टर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, हम सभी को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है। अगला प्रश्न है हमारा जो पूछा जा रहा है, शाख नियंत्रण में किन्हीं 3 मात्रात्मक उपाय लिखिए, यानी कि शाख नियंत्रण के हमें 3 मात्रात्मक उपाय लिखने हैं। इंग्लिश में देखेंगे, राइट एनी 3 क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल के क्वांटिटेटिव मेजर हमें यहाँ पर बताने हैं। देखिए पहले जो क्रेडिट कंट्रोल के क्वांटिटेटिव मेजर है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। बैंक दरों में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन बैंक रेशियो पहला हो गया। खुली बाजार परिचालन, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, और नगद आरक्षित अनुपात में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन कैश रेशियो रिजर्व, CRR। तो ये 3 चीजें हैं
जिसको क्या कर सकते हैं, अगर हम बैंक दरों में परिवर्तन करते हैं, खुला बाजार प्रचालन करते हैं या नगद अनुपात में परिवर्तन करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, मात्रात्मक रूप से हम क्या कर सकते हैं, साख को नियंत्रित कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर हो गया वो इस क्वेश्चन का इतना हो गया, आप इतना लिखेंगे, इसे अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन मान लीजिए आपसे यहाँ पर मात्रात्मक पूछा है, यानी कि क्वालिटेटिव पूछा है ना, अगर मान लीजिए आपसे भविष्य में इस पे प्रश्न पूछता है, इसी मतलब साख नियंत्रण पर, वहां पर आपसे क्वालिटेटिव ना पूछकर क्वांटिटेटिव पूछ लेता है, यानी कि मात्रात्मक ना पूछकर आपसे गुणात्मक पूछ लेगा, तो आप क्या लिखेंगे, अगर गुणात्मक पूछता है कि गुणात्मक से हम कैसे साख नियंत्रण करें, गुणात्मक उपाय से, तो आप इन पॉइंट्स को लिखेंगे जो नीचे दिया गया है। ठीक, अगर ये वाला प्रश्न पूछेगा तो यहाँ तक, अगर इसकी जगह आपको ये प्रश्न पूछता है कि गुणात्मक उपाय क्या है, क्वांटिटेटिव मेजर्स, अरे क्वालिटेटिव मेजर्स क्या है, तो आप इसको लिखेंगे जो नीचे दिया गया है। इसमें क्या लिखेंगे, पहला पहला लिखेंगे आप सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन, यानी कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट, यानी कि ऋण की राशि और गिरवी रखी गई संपत्ति के मूल्य के बीच का अंतर मार्जिन होता है। मुद्रास्फीति में आरबीआई मार्जिन बढ़ाता है ऋण ऋण कम करने के लिए और मंदी में इसे कम करता है। देखिए दोस्तों, गुणात्मक उपाय में क्या होगा, जो हमारा साख नियंत्रण का पहला तरीका होगा वो होगा दोस्तों हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, हिंदी में सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन। जैसे कि क्या होता है, जब मुद्रास्फीति होती है तो हमारा जो आरबीआई होता है वो क्या करता है, ऋण कम करने के लिए क्या करता है, हमारा जितने भी चीजें हैं, जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है मुद्रास्फीति में, उसको बढ़ा देता है। अगर हमारा मंदी की मतलब मुद्रास्फीति की जगह मंदी है, तो मंदी में क्या करता है, मार्जिनल जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है आरबीआई उसे कम कर देता है। मार्जिन मतलब क्या होता है मालूम, अगर मान लीजिए आप 100 रुपए का लोन लेने जा रहे हैं, तो अगर आप 100 रुपए का लोन लेने जाएंगे तो बैंक वाला बोलेगा आप कुछ गिरवी रखिए, तो आप या तो आप क्या करेंगे, आप 100 रुपए की चीज गिरवी नहीं रखेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप 120 रुपए, 130 रुपए, 150 रुपए की चीज गिरवी रखेंगे। क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर आप 100 रुपए की चीज गिरवी रखते हैं, ठीक, और मान लीजिए आपने 100 रुपए का लोन लिया, आगे चलकर जो डिमांड है, सप्लाई है, वो बढ़ जाती है, और जो आपके 100 रुपए की चीज था उसका दाम घटकर 90 रुपया हो जाता है, तो उसमें तो जो आपका लोन देने वाला है उसका घाटा होगा ना, इसलिए क्या की जाती है, मार्जिन सेट किया जाता है। तो जो मार्जिन होता है उसका मतलब यही होता है, जो लोन लेते हैं और जो हम वहां पर अपनी प्रतिभूति रखते हैं, जो हम अपना मतलब वहां पर डॉरी रखते हैं, उसे को हम बोलते हैं दोस्तों अपना मार्जिन। मार्जिन क्या है, लोन लेने और जो लोन के लिए हम गिरवी रख रहे हैं चीज, उसमें जो अंतर होता है उसको हम बोलते हैं मार्जिन। अगला है ऋणों की राशनिंग। ऋणों की राशनिंग से भी हम क्या कर सकते हैं, गुणात्मक उपाय अपनाकर साख नियंत्रित कर सकते हैं। और नैतिक दबाव यानी कि मोरल सिचुएशन से भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा साख है उसे नियंत्रित कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को सलाह, मार्गदर्शन या चेतावनी देकर मौद्रिक नीतियों और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें क्या करता है, मोरल सिचुएशन में यानी कि नैतिक दबाव में जो आरबीआई है गाइडलाइंस देता है कि ऐसे ऐसे काम करिए अपने सभी कमर्शियल बैंकों को। अगला क्वेश्चन है हमारा, वस्तु विनिमय प्रणाली की 3 कठिनाइयां बताइए। जो हमारा बार्टर सिस्टम है उसके में 3 डिफिकल्टीज बतानी है। तो पहला हो जाएगा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, यानी कि जो हमारी वस्तु संयोग की मतलब हमारी जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जिसमें हम वस्तु से वस्तु खरीदते बेचते थे विनिमय मुद्रा के, तो इसमें क्या होता था, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग का अभाव रहता था। यानी कि दोहरा संयोग का मतलब क्या है, ऐसा संयोग जो मुझे चाह रहा है आप भी वही चाहे, तो इसे बोलते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ठीक, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग यानी कि डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता था, एक कम होता था, लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस वांट। तो पहला पॉइंट ये हो गया बस विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का या समस्याओं का। अगला होगा यानी कि सेकंड, मूल्य के समान मापक का अभाव, यानी कि लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यूज। यानी कि हम किसी भी चीज को एक कॉमन चीज में नहीं नाप सकते हैं। जैसे कि अभी है ना, आप कार की कीमत को क्या कर सकते हैं, रुपए में नाप सकते हैं, आप सेब की कीमत को ही रुपए में नाप सकते हैं। लेकिन जब बार्टर सिस्टम था उस समय हम किसी भी चीज को क्या करते थे, एक ही मतलब वैल्यू में, यानी कि एक कॉमन यानी कि सामान्य मापक का अभाव था। वहां पर एक सामान्य कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें हम क्या कर सके, किसी चीज के मूल्य को माप सके। वहां पर अगर आपको केला लेना है तो आपको अलग मात्रा में गेहूं देना पड़ेगा, अगर आपको मान लीजिए कोई जूता लेना है तो आपको क्या करना पड़ा, अलग कमोडिटी अलग मात्रा में देनी पड़ेगी। ठीक दोस्तों, और थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा, क्योंकि 3 पूछा है, धन के संचय में कठिनाई, यानी कि डिफिसिटी इन दी स्टोरिंग वेल्थ। तो ये प्रश्न जरूर पूछता है, धन के संचय में कठिनाई का मतलब यह है कि उस समय क्या होता था, जो हमारी मुद्रा होती थी उस हम अपने सामानों में रखते थे, तो हमारा जो सामान होता है हम उसे कितना दिन तक रख पाएंगे। मान लीजिए आपका धन आप क्या है, आपका धन है आलू, आपने आलू ज्यादा उगाया है, तो आप आलू कितना रखेंगे, ज्यादा ज्यादा 1 साल रखेंगे। 1 साल के बाद तो आलू खराब होना चालू हो जाएगी ना। तो यानी कि इसमें क्या होता था, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ, जो वेल्थ होती थी उसे स्टोर करना कठिन होता था। उसमें जो वेल्थ थी वो आपकी वस्तुएं ही थी, तो वस्तु जल्दी खराब हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, मांग अरे पूंजीगत प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति में अंतर स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। तो पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है, इसमें इससे सरकार की देनदारी बढ़ती है और संपत्ति घटती है। यानी कि जो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, इसमें क्या होता है, दिस
इंक्रीज गवर्नमेंट्स लायबिलिटीज और रिड्यूस एसेट्स। इसमें या तो सरकार की देनदारी बढ़ेगी या संपत्ति घटेगी। और राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, इससे न देनदारी बढ़ती है और न ही संपत्ति घटती है, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता है, दिस निदर इंक्रीज लायबिलिटीज नॉट रिड्यूस एसेट्स। तो ये हमारा डिफिनेशन हो गया। अब इसके बाद हम बताएंगे जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं वो गैर आवर्ती होती हैं, यानी कि नॉन रेकरिंग होती हैं, बार बार नहीं होती हैं। पूंजीगत प्राप्तियां कभी कभार होती हैं, ठीक। लेकिन जो हमारी राजस्व प्राप्तियां हैं क्या है, हमारी राजस्व प्राप्तियां ये नियमित होती हैं या आवर्ती होती हैं, यानी कि रेकरिंग इन नेचर होती हैं हमारी राजस्व प्राप्तियां। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया, पहला इसका डिफिनेशन, दूसरा इसका नेचर। और थर्ड आप इसमें एग्जांपल लिख देंगे। अगर आपको टेबल में लिखना है तो आप टेबल में बनाकर एक तरफ जो जो मैंने आपको बताया उसे एक साइड लिख देंगे, उसका एक साइड लिख देंगे। और हमारा हो गया इसका एग्जाम्पल। पूंजीगत प्राप्तियों का एग्जाम्पल आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पूंजीगत प्राप्तियों के एग्जाम्पल में आप लिख देंगे कि जैसे ऋण लेना, शेयर बेचना यानी कि विनिवेश करना, और पुरानी मशीनरी की बिक्री, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब राजस्व प्राप्तियां हैं। यानी कि बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट, ये सब क्या है, दीज आर हमारी पूंजीगत रिसिप्ट यानी कि कैपिटल रिसिप्ट। और वहीं पर हमारी जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो क्या है, यानी कि जो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है वो है आयकर यानी कि इनकम टैक्स, माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी, और सरकारी कंपनियों को लाभांश यानी कि डिविडेंड टू गवर्नमेंट कंपनीज। ये सब क्या है, हमारे राजस्व प्राप्तियों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निवेश से आप क्या समझते हैं और प्रेरित और स्वायत्त निवेश में अंतर करें। कभी कभी पूछ लेता है विनिवेश से आप क्या समझते हैं। निवेश का मतलब होता है किसी चीज में पैसा लगाना, और विनिवेश का मतलब होता है किसी चीज में पैसा, किसी चीज से पैसा निकालना, ठीक। तो आप याद रखिएगा, विनिवेश का मतलब होता है किसी चीज से पैसा निकालना, और निवेश मतलब किसी चीज में पैसा लगाना। तो आइए देखते हैं निवेश क्या है, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द इंक्लूडेड एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो आइए हम इसको आपको बताते हैं अच्छे से। इंड्यूस्ड, माफ करिएगा इंक्लूडेड बोल दिया, इंड्यूस्ड एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो पहला हो जाएगा निवेश का अर्थ आप लिखेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन निवेश का अर्थ ही पूछा है। दोस्तों निवेश का अर्थ है नई पूंजीगत प्राप्तियों का निर्माण, यानी कि जब हम नई पूंजीगत प्राप्तियों का निर्माण करते हैं तो उसे बोलते हैं निवेश। यानी कि इन्वेस्टमेंट मींस क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट, यानी कि न्यू कैपिटल एसेट का जो क्रिएशन होता है उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इसलिए प्रेरित निवेश क्या होता है, और यहाँ पर पूछा है आपसे स्वायत्त निवेश क्या होता है। पहले हम देखेंगे प्रेरित निवेश। यह आय और लाभ पर निर्भर करता है, यानी कि जो हमारा रिड्यूस मतलब इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है, इट्स डिपेंड ऑन द इनकम एंड प्रॉफिट। वेयर एज जो हमारा स्वायत्त निवेश होता है यानी कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, यह आय से स्वतंत्र होता है, यानी कि इट इज डिपेंडेंट ऑफ इनकम, यानी कि इस पे कोई आय का प्रभाव नहीं होता है। आय से पूर्ण रूप से क्या होता है, जो हमारा स्वायत्त निवेश होता है ये मुक्त होता है। आय चाहे जितना हो, निवेश हमेशा उतना ही रहेगा, हमेशा कांस्टेंट एक रूप में रहता है। तो इसे बोलते हैं ऑटोनोमस निवेश। ऑटोनोमस निवेश से किससे प्रदर्शित करते हैं, अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करिए। अगला प्रश्न है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ से हम अपने लॉन्ग आंसर देखेंगे। अगर अभी तक भी आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसा वीडियो बनाने में हिंदी और इंग्लिश मीडियम में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। दोस्तों प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिए। अगला प्रयोग है हमारा, मतलब अगला प्रश्न है हमारा, प्रयोग बोल रहा हूँ, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या करें, यानी कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यह नियम कहता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता की वस्तु की लगातार इकाइयों का उपभोग करता है, प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। यानी कि जो हमारा ये नियम है, सिंपली यह कहता है जो कि सीमांत उपभोक्ता का नियम, सीमांत उपभोक्ता ह्रास का नियम है, यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है ये बताता है कि अगर हम किसी चीज को क्या करेंगे, समान रूप में उपयोग करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की लगातार इकाइयों का उपभोग करता है, प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिताएं घटती हैं। यानी कि मान लीजिए आपने पहले, आपको बहुत मन कर रहा था रसगुल्ला खाने का, आप गए रसगुल्ला खाने, आप पहला रसगुल्ला खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, दूसरा खाएंगे तो अब थोड़ा कम अच्छा लगेगा, मतलब अब आपकी यूटिलिटी क्या है, कम होती जा रही है। तीसरा खाएंगे तो और कम, चौथा खाएंगे और कम, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो क्या होता है, यही होता है सीमांत यूटिलिटी, यानी कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होती है, जो हमारी उपयोगिता होती है वो घटती जाती है। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों हम मार्जिनल यूटिलिटी इंग्लिश में, या हिंदी में बोले तो अपना हम सीमांत उपभोक्ता। तो आइए इंग्लिश में देख लेते हैं एक बारी। लॉ ऑफ हमारा क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दिस लॉ स्टेट दैट ऐसा कंज्यूमर कंज्यूम सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, द मार्जिनल यूनिट ड्राइव्ड फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग, यानी कि क्या होगा, हमेशा इसका एडिशनल यूनिट पे हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी क्या होगी, ये डिमिनिशिंग होगी। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 नंबर का प्रश्न पूछेगा, तो आप 6 नंबर का, तो आप इसमें छोटा सा मतलब लिख के नहीं आ सकते, इसको आपको बड़ा लिखना होगा, क्योंकि
भले ही आपको 1-2 लाइन में दिया गया है, लेकिन आपको इसको 10 लाइन में ही लिख के आना है, क्योंकि 2 लाइन का क्वेश्चन अगर आप 10 लाइन में नहीं लिख के आएँगे तो आप तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें हमें लॉन्ग सेक्शन में दिया गया है। अगर शॉर्ट में दिया गया होता तो आप इतना लिख देते, चल जाता, लेकिन लॉन्ग है, इसमें आपको उदाहरण में लिखना पड़ेगा। तो उदाहरण लिख सकते हैं कि लगातार सेब खाने पर पहले से अधिक संतुष्टि मिलती है, बाद में इकाइयों से कम। यानी कि अगर हम लगातार सेब खाएँगे तो जो हम पहला सेब खाएँगे उससे हमें क्या होगा, ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको अभी रसगुल्ले का एग्ज़ाम्पल देकर बताया। और जो बाद की इकाइयाँ होंगी उससे क्या होगी, हमें कम क्या होगी, यूटिलिटी मिलेगी। एग्ज़ाम्पल है इंग्लिश वाले, देख लें। व्हेन अ पर्सन ईट्स एप्पल कंटीन्यूअसली द सैटिस्फैक्शन फ्रॉम द फर्स्ट एप्पल इज हाईएस्ट, डिक्रीजेस विद द ईच एडिशनल एप्पल। यानी कि फर्स्ट एप्पल जब ईट करेगा इंसान तो उसका जो सेटिस्फेक्शन होगा बहुत ज़्यादा होगा, हाईएस्ट होगा, लेकिन क्या होगा, इट विल डिक्रीज विद ईच एडिशनल यूनिट। यानी कि जैसे जैसे एडिशनल यूनिट खाता जाएगा आदमी एप्पल का, उसका क्या होगा, जो मतलब यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा लॉन्ग का, पूर्ण उपयोगी उपयोगिता में कीमत निर्धारण की प्रक्रिया बताइए। यानी कि पूर्ण उपयोगिता वाले जो बाजार होते हैं उसमें कीमत कैसे निर्धारित की जाती है, इसको हमें बताना है। एक्सप्लेन द प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में कैसे हमारा प्राइस डिटरमाइन होता है उसको एक्सप्लेन करना है। कभी कभी इसको ग्राफ में भी पूछ लेता है, तो ग्राफ में भी इसका आंसर आप लिखना जान जाइए। यानी कि सचित्र पूछ लेगा तो आपको सचित्र भी इसको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सचित्र नहीं पूछा, इसलिए हम इसको सामान्य रूप से बताते हैं। पूर्ण उपयोगिता में कीमत का निर्धारण बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। यानी कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ द मार्केट एंड डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि जो मार्केट फोर्स होती है, जो हमारी बाजार की जो फोर्स होती है, यानी कि हमारी जो बाजार निर्धारण की शक्ति होती है, उसी के द्वारा क्या होता है, जो हमारा डिमांड एंड सप्लाई होता है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्या किया जाता है, तय किया जाता है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार की एक विशेषता है कि यहाँ पर मार्केट फोर्स क्या करती हैं, अपना डोमिनेंस रखती हैं। जहां मांग और पूर्ति बराबर होती है वहीं संतुलन कीमत होता है। यानी कि द प्लेस एट व्हिच डिमांड इक्वल्स सप्लाई इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। जहाँ पर क्या होता है, हमारा जो डिमांड होता है और जो हमारा सप्लाई होता है, यानी कि मांग और आपूर्ति बराबर होती है, उसी को बोलते हैं संतुलन कीमत। तो आप इसे जान लीजिएगा। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, कभी कभी इसको शॉर्ट में पूछ लेता है क्वेश्चन में। इक्विलिब्रियम प्राइस जो होता है जहाँ पर क्या होता है, डिमांड एंड जो हमारी सप्लाई है वो क्या होती है, इक्वल होती है, इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि संतुलन कीमत। अगला है फर्म कीमत स्वीकार्य होती है। द फर्म इज अ प्राइस टेकर। यानी कि जो फर्म होती है वो कीमत स्वीकार होती है, प्राइस टेकर होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आय मापने के लिए उत्पाद विधि का वर्णन करें। यानी कि डिस्क्राइब द वैल्यू एडेड मेथड बाय मेजरिंग नेशनल इनकम। यानी कि नेशनल इनकम को वैल्यू एडेड मेथड से कैसे निकाला जाता है उसको बताना है। वैल्यू एडेड मेथड को कभी कभी हम उत्पादन विधि कहते हैं और कभी कभी इसको बोलते हैं मूल वर्धित विधि। तो उत्पादन विधि पूछे या मूल वर्धित विधि पूछे, अर्थ एक ही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे मूल वर्धित विधि पूछता है या उत्पादन विधि पूछता है, आपको आंसर सेम ही लिखना है। देखिए दोस्तों, इसको पहले हिंदी में जान लेते हैं। राष्ट्रीय आय मापन की जो उत्पादन विधि है यह है क्या। इस विधि में सभी उत्पादन इकाइयों द्वारा किए गए मूल्य वर्धन को जोड़ा जाता है। यानी कि जो हमारी ये विधि होती है जिसमें हम क्या करते हैं, मतलब जो हमारी विधि है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की, इसमें हम क्या करते हैं, उत्पादन की सभी इकाइयों द्वारा जो मूल वर्धन किया जाता है, जो मूल बढ़ाया जाता है, जो मूल की बढ़ोतरी की जाती है, उसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। यानी कि अंडर दिस मेथड वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोडक्शन यूनिट इज समड अप। यानी कि समड अप किए जाते हैं इसमें जितने भी वैल्यू ऐड किए जाते हैं हर एक प्रोडक्शन यूनिट से। ठीक, अब इसका जो फार्मूला है यानी कि जो सूत्र है इस प्रकार है। मूल्य वर्धन इक्वल टू उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। यानी कि अगर हमें मूल वर्धन निकालना है तो हम उत्पादन का मूल्य माइनस कर देंगे उसमें से मध्यवर्ती उपभोग जो है, तो हमारा क्या होगा, हमारा मूल वर्धन निकल आएगा। और जो फार्मूला है वो देख लेंगे, वैल्यूडेट का। वैल्यूडेट का फार्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक, अगर हम इसको निकालते हैं यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करते हैं तो हमारा वैल्यूडेट जो है उसमें वो निकल आएगा, मूल वर्धन निकल आएगा। अब मूल वर्धन विधि की कुछ सावधानियां होती हैं, जो सावधानियां होती हैं हमें बरतनी होती है, जो हम क्या करते हैं, इससे राष्ट्रीय आय को मापते हैं। कभी कभी आपसे सावधानियां ही पूछ लेता है, तो सावधानियां क्या है उसको भी देख लीजिए। पहला है दोहरी गणना से बचे। यानी कि जब हम मूल वृद्धि से क्या कर रहे हैं, अपने राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, डबल काउंटिंग से बचना है। यानी कि दोहरी गिनती किसी चीज की ना हो जाए। और वस्तुओं के पुनः विक्रय को सम्मिलित नहीं करते हैं। यानी कि जैसे लाभ दी गुड्स हम क्या करते हैं, इसको शामिल नहीं करते हैं इस विधि में। और जो थर्ड हमारी सावधानी है, जो मेजर्स हैं, वो है स्व उपयोग के लिए उत्पादित वस्तु को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जो हम सेल्फ यूज के लिए बनाए हैं, सेल्फ कंजम्पशन के लिए बनाए हैं, उस गुड को भी हम क्या करते हैं, जो हमारी राष्ट्रीय आय की उत्पादन विधि है जिसको हम मूल वृद्धि विधि कहते हैं, इसमें क्या करते हैं, शामिल करते हैं। तो ये कुछ सावधानियां थी। अगर ये प्रश्न पूछेगा तो आपको एक पूरा चीज लिख के आना है। अगला प्रश्न का है हमारा,
केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यों का वर्णन करें, यानी कि डिस्क्राइब द मेन फंक्शन ऑफ द नेशनल बैंक। तो केंद्रीय बैंक क्या होता है आपको पता है ना, किसी देश का सिरमौर बैंक होता है जो सभी कमर्शियल बैंक को नियंत्रित करता है। भारत के केस में जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है। तो जितना मैंने आपको बताया, पहले आप इसका उत्तर लिखने से पहले आप इसको लिखेंगे। ठीक, जब आप उसको लिख देंगे उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको डिस्क्राइब करेंगे जो इसके क्या है फंक्शंस हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें इंट्रोडक्शन देना ही होता है। तो वो जो फंक्शन पहला है केंद्रीय बैंक का नोट जारी करना है, यानी कि इश्यू ऑफ करेंसी। जो हमारा केंद्रीय बैंक होता है, यानी कि जो सेंट्रल बैंक है भारत के केस में आरबीआई, ये क्या करता है, करेंसी को इशू करता है, यानी कि देश में जो नोट जारी होती है, ठीक, उसे क्या करता है हमारा जो केंद्रीय बैंक होता है किसी भी देश का, वही जारी करता है। यानी कि स्टेट बैंक, अरे मतलब स्टेट बैंक बोलो, जो हमारा आरबीआई है उसके पास क्या है, एक अधिकार है करेंसी जारी करने का। अब इसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे। अगला पॉइंट है सरकार का बैंकर, यानी कि बैंकर टू द गवर्नमेंट। सरकार का बैंकर कैसे है, सरकार के लिए एजेंट और सलाहकार के रूप में कार्य करता है। सरकार का एजेंट होता है जो हमारा केंद्रीय बैंक होता है, और ये सरकार का क्या करता है, सलाहकार एडवाइजर के रूप में वर्क करता है। अगला पॉइंट है बैंकों का बैंक, यानी कि बैंकर्स टू बैंक। जब बैंक को लोन लेना होता है, कोई समस्या आ जाती है उनके सामने, तो कहाँ होते हैं, अपने पापा के पास, यानी कि आरबीआई के पास जाते हैं। यानी कि आरबीआई क्या है, बैंकर्स का बैंक है। ठीक, जैसे कि हमारा बैंक से संबंध, जैसे हमारा रिश्ता बैंक से है, कमर्शियल बैंक से, वैसे कमर्शियल बैंक का रिश्ता हमारे सेंट्रल बैंक से होता है। साख नियंत्रण, यानी कि क्रेडिट राशनिंग, हमारा जो आरबीआई का कार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है साख नियंत्रण। तो इसका अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था, साख नियंत्रण की विधियां। जो साख नियंत्रण होता है, इसमें आरबीआई क्या करता है, इसमें आरबीआई हमारा मुद्रास्फीति और जो हमारी अपस्फीति होती है उसको नियंत्रित करता है, यानी कि डिप्रेशन, और इसमें जब प्राइस हाइक हो जाता है तो उसको क्या करता है हमारा आरबीआई कंट्रोल करता है। तो इसको, ये कुछ कार्य थे हमारे केंद्रीय बैंक के। अगला प्रश्न है हमारा, बजट क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य की चर्चा करें। व्हाट इज बजट, डिस्कस द इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इसको बताना, इसका ऑब्जेक्टिव बताना है, मीनिंग भी। तो बजट सरकार की अनुमानित राय और व्यय का वार्षिक वितरण होता है, यानी कि सरकार कितना एक साल में कमाएगी और कितना खर्च करेगी, इसका क्या होता है, एक वार्षिक वितरण होता है क्या हमारा बजट, विवरण होता है, वितरण नहीं विवरण होता है हमारा बजट। यानी कि बजट इज एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक, और एस्टिमेटेड होता है, अनुमानित होता है, ठीक, वास्तविक नहीं होता है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो शब्द है अनुमानित होता है, यानी कि अनुमान लगाती है सरकार ना बजट में, तो ये अनुमानित होता है, यानी कि एस्टिमेटेड रिसिप्ट होती है। उद्देश्य क्या होता है, यानी कि बजट का जो ऑब्जेक्टिव है उसे जान लीजिए, संसाधनों का पुनः आवंटन। इसको आप अच्छे से लिखेंगे, यानी कि रीएलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, यानी कि बजट के माध्यम से सरकार क्या कर सकती है, जो संसाधन है उसको पुनः आवंटित करती है, यानी कि लोगों को संसाधन क्या करती है, बांटती है। ठीक, रिएलोकेट करती है रिसोर्सेज को। अगला है आर्थिक स्थिरता, बजट के माध्यम से जो आर्थिक स्थिरता होती है देश में उसको सुनिश्चित किया जाता है, क्योंकि प्राइस बढ़ती घटती रहती है। तो बजट में तय किया जाता है कि हमारे देश की जो मतलब आर्थिक स्थिरता है, हमारे देश में महंगाई ज़्यादा ना रहे, और हमारे देश में ज़्यादा मंदी ना रहे, यानी कि ज़्यादा इन्फ्लेशन ना रहे, ज़्यादा हमारे यहाँ क्या ना रहे, ज़्यादा हमारे यहाँ मंदी ना रहे। इसको कंट्रोल करने के लिए, आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए भी बजट क्या किया जाता है, लाया जाता है। बजट का ये दूसरा उद्देश्य हो गया। अगला उद्देश्य हो गया है असमानता में कमी, यानी कि अब जब रिडक्शन ऑफ द इनइक्वालिटीज, लोगों के बीच में असमानताएं होती हैं, समाज में कोई बहुत गरीब होता है, कोई बहुत अमीर होता है, तो इन दोनों के बीच में जो असमानताएं हैं, जो आर्थिक असमानता है, इसको कम करना सरकार का क्या होता है, उद्देश्य होता है, या बजट का उद्देश्य होता है। तो ये बजट के उद्देश्य हो गए। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आय के चक्रीय प्रवाह के दो क्षेत्रीय मॉडल की व्याख्या करें, यानी कि एक्सप्लेन टू सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो दोस्तों, ये जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जान लीजिए, इसमें आपको एक वो भी बनाना पड़ता है, चित्र भी बनाना पड़ता है, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, ऐसा आप बना सकते हैं। आय के चक्रीय प्रवाह आप एक चित्र में दिखा भी सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ आय का चक्रीय। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है, आय के चक्रीय प्रवाह को क्या करना है, बताना है इसमें, यानी कि आय के चक्रीय प्रवाह के दो क्षेत्रीय मॉडल की व्याख्या करनी है। एक्सप्लेन द टू सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसको आपको, इसका क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में पूछा जाता है, आप इसको तैयार करके जाइएगा। तो आइए देखते हैं आय का चक्रीय प्रवाह दो क्षेत्र में। देखिए, इसमें दो क्षेत्र शामिल होते हैं, परिवार और फर्म, यानी कि इट्स कंसिस्ट ऑफ टू सेक्टर्स इंक्लूड हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। यानी कि टू सेक्टर मॉडल में क्या होता है, इसमें टू सेक्टर होते हैं, फर्स्ट इज फैमिली एंड मतलब हाउस होल्ड, एंड सेकंड इज फर्म, यानी कि पहला परिवार और दूसरा फर्म। इसमें दो ही सेक्टर, यानी कि दो ही क्षेत्र होते हैं। अगला क्या है इसमें, इसमें परिवार साधन सेवाएं देता है और आय प्राप्त करता है, यानी कि हाउस होल्ड प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विस एंड रिसीव इनकम। ठीक, यानी कि इसमें हाउस होल्ड क्या होगा, वो क्या करेगा, सेवाएं प्रदान करेगा, उसके बदले उसको क्या मिलेगी, आय मिलेगी। फर्म से वस्तुएं बनाती है और आय का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। और इसमें क्या होता है, जो फर्म होती है, फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड द फ्लो ऑफ द इनकम
द फ्लो ऑफ द इनकम कंटिन्यूसली, यानी कि जो इसमें फ्लो ऑफ इनकम है वो चलता रहता है, और जो हमारी फर्म होती है वो क्या करती है, इसमें हमारी वो गुड्स को क्या करती है, सप्लाई करती है, गुड्स बनाती है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, जो मैंने यहाँ पर इमेज दिया है इन दोनों को आप लिख देंगे, हिंदी मीडियम वाले इसको बनाएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इस वाले इमेज को बनाएंगे। इमेज जरूर बना के आइएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर ये 2 नंबर में पूछे तब भी अगर आप इसको बना देते हैं ना जो मैंने नीचे दिया है, और आप क्वेश्चन नहीं लिख कर भी आते हैं, तब भी आपको पूरा का पूरा नंबर देगा, जान जाएगा, आपको पता है क्या है। इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जितने भी थे मैंने आपको करा दिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। अगर हम हिंदी मीडियम का वीडियो 20 मिनट में बना देते हैं, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम का वीडियो हम एक साथ बनाते हैं तो हमें 50 मिनट लगते हैं लगभग, यानी कि जान जा रही है हमें दुगने से ज़्यादा टाइम लगता है। तो प्लीज़ आप हमारे मेहनत को देखते हुए हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री में PDF दी गई है, आप PDF पर क्लिक करेंगे, आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ा भी बेनिफिट मिला है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में वीडियो बनाया है। आप देखेंगे सभी लोग एक ही मीडियम में बनाते हैं, मैंने आप सबके कहने पर दोनों मीडियम में बनाया है, तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और ऑब्जेक्टिव का MCQ है, अगर आप उसको और अच्छे से करना चाहते हैं तो मैंने आपको जो वीडियो बताया है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस वीडियो को आप जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वहाँ से आप MCQ जो है अच्छे से अपना सॉल्व कर लेंगे। बोर्ड में आपका एक भी MCQ नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।